बिजराकोट गांव शहर से बहुत दूर है। गांव वालों को किसी भी छोटे बड़े काम के लिए शहर जाना पड़ता है, जिस वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेटा, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं और मैं उनको बैंक में जमा करना चाहता हूँ। पापा, आपको तो पता है ना, बैंक कितनी दूर है। शहर जाने में ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। उससे अच्छा तो आप पैसों को घर पर ही रखिए। बेटा, पैसे घर पर रहेंगे तो और जल्दी खर्च हो जाएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर में कैसे कैसे खर्चे निकलते रहते हैं। कभी ये खराब हो गया तो कभी वो चीज खराब हो गई। पर पैसे बैंक में जमा कर देने से वो खर्चे बंद तो नहीं हो जाएंगे ना। उल्टा घर में पैसे ना रहने से और ज्यादा परेशानियां आएंगी। ठीक है, पर कुछ पैसे बैंक में जमा करने ही पड़ेंगे। बैंक में रखने से उन पैसों पर कुछ ब्याज भी तो मिलेगा। मैंने सुना है कि हमारे गांव के नजदीक अब एक बैंक खुलने वाला है। शहर के बैंक में पैसे जमा करने से तो अच्छा है कि हम लोग नजदीक में ही पैसे जमा कर दें। ठीक है बेटा, अगर गांव के नजदीक कोई बैंक खुलेगा तो हम उसमें ही खाता खुलवाकर पैसे जमा कर देंगे। कुछ दिनों में गांव में बैंक की नई शाखा खुलती है और मैनेजर सभी गांव वालों को अपने बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए कहता है। सभी गांव वाले ध्यान से सुनिए। आपके गांव के पास हमारा नया बैंक खुला है। आप लोग हमारे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। हम लोग तो बहुत समय से गांव में बैंक खुलने का इंतजार कर रहे थे। अब हमारा इंतजार खत्म हो गया। हम सभी आपके बैंक में अकाउंट जरूर खुलवाएंगे। मैं आपको अपनी बैंक की कुछ पॉलिसीज बता देता हूँ। हमारे बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खुलता। आपको कम से कम 1000 रुपए जमा करने होंगे। आपका बैंक हमारे पैसों पर हमें कितना ब्याज देगा? हमारे बैंक का इंटरेस्ट रेट 20% है, जो कि सभी बैंकों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। और यही हमारे बैंक की खासियत है। अगर किसी के पास 1000 रुपए नहीं हो तो क्या वो आपके बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकता? पैसों के बिना तो नहीं खुलवा सकते, पर हाँ, महिलाओं के लिए हमारे बैंक में एक नई स्कीम है। अगर महिलाएं चाहें तो अपने गहने हमारे बैंक में जमा कर सकती हैं। हम 1 साल में गहनों पर 2 गुना सोना सभी को वापस करेंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी योजना है। मैं भी इसका लाभ जरूर उठाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितने गहने हैं आपके पास? अगले साल मेरी शादी होने वाली है, इसलिए घर वालों ने मेरे लिए बहुत सारे गहने बनवाए हैं। मैं उन सभी गहनों को बिना घर पर बताए ही बैंक में जमा कर दूंगी और जब उन पर 2 गुना सोना मिलेगा तो वो सोना मैं माँ को दे दूंगी। आप चाहें तो आज ही सोना बैंक में जमा कर सकती हैं। आपका टाइम आज से ही शुरू हो जाएगा और ठीक 1 साल बाद आप बैंक आकर 2 गुना सोना ले जाइएगा। ठीक है, मैं घर जाकर सोने के गहने लेकर आती हूँ। पिंकी सोने के गहने और जेवर लेने के लिए घर चली जाती है। मैनेजर दूसरी औरतों को भी सोना डबल होने वाली योजना समझाता है और बहुत सी औरतें बैंक में सोना जमा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये हुई ना बात। इस गांव के लोग बहुत समझदार हैं, जो कि एक ही बार बोलने पर समझ गए। अब देखिएगा कैसे हमारा बैंक आप सभी के पैसे और सोने को डबल करके देता है। मैनेजर खुश हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी बीच में से निकल कर आता है। अरे भाई, ये तो बताओ कि तुम लोग जो ये सोना और पैसा 2 गुना करने की बात कर रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? बूढ़े आदमी के सवाल पूछने पर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम कोई बैंक वाले नहीं बल्कि चोर हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम लोग चोर हो, बस एक सवाल ही तो पूछा था। तुम्हें हमारे बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाना है तो मत खुलवाओ, पर इस तरह के घटिया सवाल पूछकर मेरा टाइम बर्बाद मत करो। मैनेजर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और इस सब के लिए सभी लोग उस बूढ़े आदमी को जिम्मेदार ठहराते हैं। खामखा आपने उस बेचारे मैनेजर को यहाँ से भगा दिया। वो तो हम सभी गांव वालों के अच्छे के लिए ही योजना बता रहे थे ना। मुझे तो लगता है कि ये कोई ठग है, इसीलिए उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और गुस्से में यहाँ से चला गया। आपको जो सोचना है सोचिए, हम लोग तो इसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे। गांव के सभी लोग उस बूढ़े आदमी को भला बुरा सुनाते हैं और वहां से जाकर बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। देखते ही देखते लगभग सभी गांव वाले उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं
और औरतें अपने सभी सोने के गहने को उस बैंक में जमा कर देती है। लगता है सभी का अकाउंट खुल चुका है। अब कोई नहीं बचा है नया अकाउंट खोलने के लिए। 1 साल पूरा होने से पहले एक रात बैंक मैनेजर और उसकी टीम वाले गांव वालों के पैसे और सोना चोरी करके रातों रात गायब हो जाते हैं। सुबह जब लोग देखते हैं कि बैंक खाली है तो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे हम लोग तो लूट गए, बर्बाद हो गए, उन चोरों ने हमारा सारा सोना चुरा लिया। बैंक वालों के चोर निकलने की खबर से सभी गांव वाले बैंक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि वो सब लोग ठगे जा चुके हैं। सबकी ये हालत देखकर वो बूढ़ा आदमी उन पर हंसने लगता है। लूट ले गए ना पूरे गांव को। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग चोर लग रहे हैं, पर तब तो पूरे गांव ने मुझे बहुत भला बुरा कहा था। अब सब लोग मिलकर रो रहे हैं एक साथ। मेरे सारे गहने चले गए, अब मेरी शादी कैसे होगी? गहने न होने की वजह से पिंकी के घर वाले शादी रोक देते हैं। उनको लगता है कि ससुराल वाले बिना गहनों के शादी नहीं करेंगे, पर जब ये बात पिंकी के होने वाले ससुर को पता चलती है तो वो पिंकी के घर वालों से मिलने आते हैं। क्या हुआ? आप लोग गहने ना होने से इतनी दुखी क्यों हैं? मैं आप सभी लोगों की चोरी हुई चीजें वापस ला सकता हूँ। क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं समधी जी? चोरी हुआ सामान वापस कैसे आ सकता है? वो चोर सारे गहने लेकर गायब हो गए हैं। सिर्फ खाली डिब्बे उन्होंने हमारे लिए बैंक में छोड़ दिए। मैं एक जमाने में बहुत बड़ा जादूगर हुआ करता था, पर अब किसी को मेरी कला की कोई कदर ही नहीं है। पर मेरे अंदर वो कला अब भी है कि मैं चीजों को गायब कर सकता हूँ और कहीं से गायब हुई चीजों को वापस ला सकता हूँ। क्या आप सचमुच मेरे गहने वापस ला सकते हैं? हाँ बेटी, और सिर्फ तुम्हारे गहने ही नहीं बल्कि गांव वालों के पैसे और उनके गहने भी वापस ला सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की? आप जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दीजिए। ससुर जी अपनी कला को याद करते हैं और वो अपने जादू की तैयारी करते हैं। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वो जादू करने में सफल हो जाते हैं और अपने जादू से सारी सोने की चीजों को वापस उसी बैंक में ला देते हैं जहां से वो चोर उन्हें ले गए थे। जाओ जाकर बैंक में देखो, तुम्हारी चीजें वापस उसी जगह पर आ गई हैं, जहां पर तुमने जमा करवाई थी। पिंकी अपने गहने लेने के लिए बैंक की तरफ जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर और उसके बाकी चोर साथी आज तक चोरी किए हुए सारे सोने का बंटवारा करने के लिए चोरी का सामान रखे जाने वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से सारा सोना और पैसे गायब हैं। ये क्या? सारा सोना कहाँ चला गया? अरे पैसे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर तुम लोग मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो तो पहले ही बता दो। वैसे भी मैं तुम सबसे बड़ा चोर हूँ और अगर तुम मुझे फंसाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम सबको लेकर डूबूंगा। ये कैसी बात कर रहे हैं बॉस साहब? हम लोग आपके साथ धोखा क्यों करेंगे? हम लोग खुद हैरान हैं कि सभी चीजें अचानक से गायब कैसे हो गई। मैनेजर और उसके सभी चोर दोस्त पता लगाते हैं कि आखिर सोना और पैसे कहाँ चले गए। उनको खबर मिलती है कि सारा सोना गांव के बैंक में चला गया है और पूरा बैंक ही सोने का बन गया है। ये लोग फिर से सोना चुराने के लिए वहाँ जाते हैं। वो देखो, पूरा बैंक सोने का है। चलो जाकर हर एक चीज लूट लेते हैं। मैनेजर और उसके दोस्त जैसे ही सोने के बैंक के अंदर जाते हैं वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि सोना जमीन से लेकर छत पर चिपका हुआ है। ये देखो, ये वही वाला हार है जो हमने अपनी पहली चोरी में चुराया था, पर ये सारा सोना यहाँ कैसे आ गया? तभी पीछे से एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ आती है। मैं बताती हूँ कि ये सारा सोना चोरों के पास से यहाँ कैसे आ गया। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? वो तो हम बाद में बताएंगे। पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ और ये लोग मेरे स्टाफ वाले हैं। अच्छा, तो तुम ही वो बैंक मैनेजर हो?
जो पैसे और सोने के गहनों को एक साल में डबल कर देता है। हाँ मैडम, वो हमारे बैंक की एक पॉलिसी है। क्या आपको भी अपने पैसे डबल करवाने हैं? मुझे पैसे डबल तो नहीं करवाने, पर जेल की सलाखें जरूर डबल करवानी है, क्योंकि तुम जैसे चोरों के लिए सलाखें कम पड़ जाती है। लेडी इंस्पेक्टर मैनेजर और उसके दोस्तों को हथकड़ी पहनाती है। पुलिस सारे सोने को उन सभी लोगों को वापस कर देती है। अब तो हमारे घर की बहू बनोगी ना? हाँ, जरूर बनूंगी। हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह से श्रीखंड गांव अपने यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और श्रीखंड देवता के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग श्रीखंड देवता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट डिसूजा यहाँ घूमने के लिए आता है। अरे वाह, मैंने तो उस गांव के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए लोग यहाँ आने के लिए बेताब रहते हैं। मन तो कर रहा है गांव में अपना एक घर बनाऊं। रॉबर्ट गांव के चारों तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वाह, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ तो मैंने सपनों में भी नहीं देखी है। आज तो बहुत घूम लिया, मजा भी बहुत आया, पर अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो चक्कर ही आ जाएंगे। हे भगवान, कहीं आसपास अच्छा खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रॉबर्ट खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबर्ट को एक ढाबा दिखाई देता है। लगता है पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जाकर देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। रॉबर्ट ढाबे के अंदर जाता है। क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आप एक बार हमें सेवा करने का अवसर तो दीजिए। ठीक है, 2 आलू पराठे लेकर आओ। रॉबर्ट टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर में शिव प्रसाद रॉबर्ट के लिए आलू का पराठा बनाकर देता है। देखते ही देखते ढाबे में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। लगता है इस गांव में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल दूं, तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट जल्दी से अपने पराठे खत्म करके और शिव प्रसाद को पैसे देकर यहाँ से सीधे शहर के लिए निकलता है और वहाँ से कर्जा लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाता है। आ जाओ, नया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत से लोग रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो लोग खाना खाने के लिए शिव प्रसाद के ढाबे पर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो शिव प्रसाद के पास जाता है। देखो, मैंने इस गांव में एक नया रेस्टोरेंट खोला है। बधाई हो भाई साहब, तुम्हारे इस ढाबे की वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? अपना ये ढाबा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ढाबा है। इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। शिव प्रसाद की बातें सुनकर रॉबर्ट गुस्से में यहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। अब इसको कुछ अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। शिव प्रसाद के ढाबे को तोड़ देता है और जेसीबी से उसको पहाड़ी के पीछे फेंक देता है। अब आएगा मजा। जब बांसुरी नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। रॉबर्ट बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि ढाबा टूट जाने से अब सभी लोग उसके रेस्टोरेंट में ही खाना खाने आएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है। अगली सुबह जब शिव प्रसाद ढाबे वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ढाबा वहाँ पर नहीं है। अरे, मेरा ढाबा कहाँ चला गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। शिव प्रसाद इधर उधर ढाबे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका ढाबा टूटा हुआ पड़ा है।
वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरे पूर्वजों की निशानी थी, ये सब कैसे हो गया? दूसरी तरफ श्रीखंड भगवान एक फकीर बाबा का वेश बनाकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा की हालत बहुत खराब है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और पैरों में चप्पल भी नहीं है। अरे भिखारी बुड्ढे, यहाँ अंदर कैसे घुस गया तू? निकल जा यहाँ से। बेटा ऐसा मत बोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा। अबे बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट अमीरों के लिए है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। चल निकल जा यहाँ से। रॉबर्ट फकीर बाबा को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फकीर बाबा पैदल चलते हुए पहाड़ी की तरफ जाते हैं, जहाँ शिव प्रसाद ढाबे के सामने बैठकर रो रहा है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। बाबा मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा मैं तो एक भूखा साधु हूँ, प्यार से बासी खाना भी खिलाओगे तो वो भी खा लूंगा। मेरा सारा खाना खराब हो चुका है, ये देखिए, खाना बनाने का सामान भी नीचे जमीन पर बिखरा हुआ है। फकीर बाबा देखते हैं कि ढाबे के अंदर का रखा हुआ सारा राशन जमीन पर चारों तरफ बिखरा पड़ा है। बेटा अगर तुम चाहो तो इसे ही बटोर कर इस फकीर का पेट भर सकते हो। ठीक है बाबा। शिव प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ राशन समेटता है। वो फकीर बाबा को खाना खिलाता है, जिससे फकीर बाबा की भूख मिट जाती है। तुमने एक भूखे फकीर को खाना खिलाया है, उसकी भूख मिटाई है। ईश्वर तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा देगा। फकीर बाबा की दुआ पूरी होने पर ढाबे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। ईश्वर तो मुझसे नाराज है बाबा, देखिए ना मेरे ढाबे का क्या हाल हो गया है। शिव प्रसाद पीछे अपने ढाबे की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ढाबा पूरी तरह से इंद्रधनुष से ढक गया है और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। पर ये इंद्रधनुष तो कुछ ही समय में गायब हो जाएगा। क्या श्रीखंड भगवान इस जगह से गायब हो गए हैं? नहीं, वो हमेशा से यही हैं और हमेशा यही रहेंगे। अगर श्रीखंड भगवान हमेशा यही रहेंगे तो उनका आशीर्वाद और ये इंद्रधनुष भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर फकीर बाबा यहाँ से जाने लगते हैं। शिव प्रसाद उन्हें जाते हुए देखता है। जब वे शिव प्रसाद की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो शिव प्रसाद पीछे मुड़कर देखता है तो इंद्रधनुष अब और भी बड़ा हो गया है और अब उसका ढाबा इंद्रधनुष के ऊपर अच्छे से सज गया है। इंद्रधनुष ढाबे पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बन गई है। शिव प्रसाद उन सीढ़ियों से अपने ढाबे में जाता है और देखता है कि ढाबे की हालत पूरी तरह से बदल गई है। ढाबा अंदर से चमकदार हो गया है। हे श्रीखंड महाराज, आपकी जय हो। जैसे ही लोगों को इस इंद्रधनुष वाले ढाबे के बारे में पता चलता है, रॉबर्ट के सारे ग्राहक उसके रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर इस ढाबे की तरफ चले आते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रॉबर्ट जेसीबी मशीन लेकर ढाबा तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसकी मशीन पहाड़ी पर पहुंचती है, वो फिसलन के कारण पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ग्राहक न आने की वजह से रॉबर्ट का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रॉबर्ट की हालत देखकर शिव प्रसाद को उस पर दया आ जाती है और वह रॉबर्ट को अपने इंद्रधनुष ढाबे में काम पर रख लेता है। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो भी शिव प्रसाद से माफी मांगता है और मन लगाकर काम करके धीरे धीरे अपना कर्जा उतारने लगता है। इंद्रधनुष ढाबा पूरे श्रीखंड में फेमस हो जाता है।